मुस्लिम माइग्रेंट की कॉलोनीज बनेगी। अगर कश्मीरी पंडित की कॉलोनीज बन सकती हैं तो मुस्लिम माइग्रेंट की क्यों नहीं कॉलोनी बन सकती थी? उन्होंने वो क्या इस देश की राजनीति नहीं है क्या? वो मिलिटेंटों के गोली से नहीं मरे हैं उनके परिवार? वो नहीं विक्टिमाइजेशन हुई है उनकी मिलिटेंसी से? बन सकती है कॉलोनी, बननी चाहिए। अगर कश्मीर में मिलिटेंट्स किसी एक फैमिली को टारगेट करते हैं, पूरी की पूरी फैमिली उन्होंने टारगेट करके मार दी हैं, तो क्या उनको कॉलोनीज नहीं मिल सकते? उनका हक नहीं जम्मू में रहने के लिए या दिल्ली में रहने के लिए? आप डाटा निकालिए, पूरी होम मिनिस्ट्री का जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, डाटा निकालिए उससे कि कितने मुसलमान अफेक्टेड हुए हैं मिलिटेंसी से, मिलिटेंटों की गोली से। चाहे वो एमएलए था, चाहे वो मिनिस्टर था, चाहे वो ऐसे आम शहरी था, कितने लोग मरे हैं? देखिए आप कितने मरे हैं। ये कौन सी बात हो गई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना? ये कौन सा असूल है? और इन लोगों को आप ज़्यादा इनकरेज करते हैं। इन लोगों पे क्यों नहीं ऐसा लगता है? ऐसे जो लोग इस समाज को गलत इंस्टिगेट करते हैं, गलत फैक्ट्स पे इंस्टिगेट करते हैं, कौन से हिस्टोरियन इन्होंने पढ़ी है? पहले इस्लामिक तहरीक या इस्लामिक स्टडीज़ की है इन्होंने? पढ़ा है इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है? कौन से हिस्टोरियन ने कहा कि इस्लाम जो है टेररिज्म को फैलाता है? बताइए मुझे। सेक्रेटरी साहब ने कल एक और फरमान जारी कर दिया है, डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल्स, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स, गवर्नमेंट एडवोकेट्स, जो भी गवर्नमेंट लीगल फर्टर्निटी के लोग हैं, कि आपने अगर किसी को कोई हमारे खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ रिलेटिंग डिमोलिशन को एडवर्स आर्डर मिलता है, हम उसी वक्त निकाल देंगे। ये तो सरासर प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, लीगल प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। कोई भी एडवोकेट एज पर एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ये कमिटमेंट नहीं दे सकता है कि मैं 100% इस केस को विन करूंगा। बिल्कुल, ये तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ना। आज ये लीगल फर्टर्निटी के लोगों को भी मिसयूज करना चाहते हैं। आज लीगल फर्टर्निटी जो है, हमारा जो काम है ना, मैं भी वकील हूँ, जो वकील का ये काम है, फलानी कम्युनिटी ये कर रही है, ये फलां के लिए, इसमें देशभक्त वो लोग हैं जो अपनी कंट्री के लिए, इस भारतवर्ष के लिए अपनी खून का आखिरी कतरा दे रहा है। आप आर्मी में देखिए कितने मुस्लिम हैं, कहाँ कहाँ पोस्टेड है, क्या क्या कर रहे हैं वो, उनको शौर्य चक्र मिल रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रही, गवर्नमेंट दे रही है ना, यही बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है। फिर आप एक मुस्लिम पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो, एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करते हो। आपने अगर डिमोलिशन ड्राइव करनी ही है तो सिलेक्टिव मत कीजिए, टारगेटेड जो है डिमोलिशन नहीं होनी चाहिए, टारगेटेड डिमोलिशन अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, लखनपुर से लेकर कश्मीर तक लगाइए डिमोलिशन ड्राइव। अगर आपको यही जम्मू कश्मीर को खंडरात बनाना है तो बनाइए। आप एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे सकते हो। जो एमजी का शोरूम आपने डिमोलिश किया, आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां जाके ये पूछा कितने लोग एम्प्लॉय थे, कितनी कितनी सैलरी लेते थे, और उनका होगा क्या उसके बाद, उनका फ्यूचर क्या है, उनका सब्स्टिट्यूट दिया है कोई अल्टरनेट? इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी उन लोगों को? उनके लिए कौन बोलेगा? ना तो यहाँ के एक्स एमएलए बोलते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ना यहाँ का जो इस वक्त सिटिंग एमपी हैं जुगल किशोर जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना रविंदर राणा जी बोलते हैं, ना देवेंद्र राणा जी बोलते हैं। बोलेगा तो बोलेगा कौन? जो ये इस वक्त रूलिंग पार्टी में है, ये तो बड़े नारे लगा रहे हैं, हम जी ये वो करेंगे। नीडोज होटल को उठाया, हमने कहा सारे को उठाओ भाई, हमें क्या नीडोज होटल्स के साथ, हमें है अपने गरीबों के साथ, जो मिडिल क्लासेस के लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उनके साथ है हमें हमारा कंसर्न, कि उनको बेचारों को रोजी रोटी से मत महरूम कीजिए। राइट टू शेल्टर तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट क्यों नहीं सोया रहा आज तक? ये मुझे बताइए, हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है ये कि हाउसिंग लोगों को प्रोवाइड करना। मैं बताता हूँ, लोगों ने फॉर्म जो है 2000 में भरे, मेरे पास, मैंने खुद भरा है हाउसिंग में। बोर्ड ने एक उधमपुर में फॉर्म निकाले थे, 500 रुपया फीस ली उन्होंने, कई हज़ारों रुपया कलेक्ट किया है उन्होंने, आज तक वहाँ कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं बनी है। मैं आपको जीआर बताऊंगा, नेक्स्ट इंटरव्यू में जीआर दिखाऊंगा। मेरे रिश्तेदारों ने फॉर्म भरे थे, मेरे फ्रेंड्स ने फॉर्म भरे थे, अभी तक जी हाउसिंग बोर्ड कहाँ पे सोया हुआ है? आपने उसको तो स्ट्रेंथन करो ना, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अर्बन डिपार्टमेंट है वो। फिर ये कॉलोनीज बनी, जो अब बठिंडी हुआ, सुंजवा हुआ, और बड़ी बड़ी सिदरा हुआ, तो इसको रोड कनेक्टिविटी किसने दी? बिजली किसने दी? वाटर सप्लाई स्कीम्स किसने दी? रोड्स किसने दिए? आंगनबाड़ी सेंटर्स किसने दिए? स्कूल किसने दिए? ये अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स किसने दिए? एलोपैथिक और आईएसएम की डिस्पेंसरीज किसने दी? सब कुछ इस गवर्नमेंट ने दिया। आज कहते हैं ये लोग बाहर के हैं। मैं फिर कह रहा हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक रोड मैप लेके आइए। लोगों की जो डिमांड्स है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे? लोग आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं इस वक्त। जो जॉब वो जॉब जिस जॉब में लगे हुए हैं, कोई किसी का
करियाना का बिजनेस है, किसी का इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस है, किसी का और बिजनेस है, हार्डवेयर का बिजनेस है, छोटा छोटा जो है, वो कहता है भैया जो मुझे जॉब मिला है मुझे इसी में रहने दीजिए, मैं इसी से अपनी फैमिली जो है उसकी पाल पोस रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तक ही रहने दीजिए, आप उसको भी डिमोलिश करो, आपके पास है ही नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की एश्योरेंसेस हैं, सिर्फ एश्योरेंसेस हैं। आप क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुबह क्या होगा? मतलब कोई रोड मैप नहीं है। हम मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी मजबूरी है, लेकिन जो इनके हुकाम बैठे हैं, जो आला अधिकारी बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, उनका क्या है? अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल एक और फरमान जारी कर दिया है, डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल्स, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स, गवर्नमेंट एडवोकेट्स, जो भी गवर्नमेंट लीगल फटर्निटी के लोग हैं, कि आपने अगर किसी को कोई हमारे खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ रेटिंग डिमोलिशन को एडवर्स आर्डर मिलता है, हम उसी वक्त निकाल देंगे। ये तो सरासर प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, लीगल प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। कोई भी एडवोकेट एज पर एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ये कमिटमेंट नहीं दे सकता है कि मैं 100% इस केस को विन करूंगा। बिल्कुल, ये तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ना। आज ये लीगल फटर्निटी के लोगों को भी मिसयूज करना चाहते हैं। आज लीगल फटर्निटी जो है, हमारा जो काम है ना, मैं भी वकील हूँ, जो वकील का ये काम है इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एक रोल प्ले करना है एज ए लीगल मैन, एज ए लीगल कंसल्टेंट कोर्ट के सामने। हमने कोर्ट को अप्राइज करना है इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जुडिशियल माइंड कोर्ट का है, उसने क्या फैसला देना है उसकी डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल, अगर कोई कोर्ट हमारा अगेंस्ट कोई एडवर्स आर्डर करती है तो उसकी अपील हो जाती है। तो ये कौन सा आर्डर आ गया जी, नहीं आपने बिल्कुल एडवर्स आर्डर होना नहीं देना है? इसका मतलब आप लीगल प्रोफेशन पे भी आप एक असॉल्ट कर रहे हो, एक वो कर रहे हो, हमला कर रहे हो। ये अंडर अटैक है लीगल प्रोफेशन। लीगल फैटर्निटी के लोगों को सामने आना चाहिए इस चीज़ के लिए। मैं तो कह रहा हूँ खास तौर पर जो लीगल प्रोफेशन है, जो एडवोकेट्स हैं, जितने भी लॉज बने हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ बने हैं या जो भी इंटरनेशनल वाले हैं, सैन फ्रांसिस्को जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, सबसे ज़्यादा रोल जो है एडवोकेट्स का रहा है इस दुनिया में। पूरी दुनिया में जो लॉज बनाने में ये सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है ये एडवोकेट का रहा है। तो आज एडवोकेट्स को आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, जस्ट लाइक जो वो आपके ये नीचे काम करने वाले और नीचे अधिकारी हैं। एडवोकेट जो है एक लीगल प्रोफेशन है, किसी नोबल प्रोफेशन, इसे मत अंडरटेक लाइए आप। हाँ, एडवोकेट्स का अपना काम है कोर्ट के अंदर किस तरीके से उसने आर्ग्यू करना है, कोर्ट को प्रेजेंटेशन देनी है, अपने जो एथिक्स के मुताबिक चलना है। ये थोड़ी वो 100% गारंटी देगा, नहीं मैं गवर्नमेंट को ही जिता के रखूंगा। ये कौन सा चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर किया? किस प्रोफेशन को देखा, किस लाज को देख कर वो ऑर्डर कर रहे हैं? इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनकी मंशा ये है कि पूरी रियासत को एक खंडराज बना के छोड़ना है और दुबई के बिजनेसमैन को यहाँ लाना है। ये इनका मंशा है, क्लियर है। इन MOU जो साइन किए हैं, मैं तमाम जनता को, खासकर जम्मू सूबा के डुग्गर प्रदेश के लोगों को ये कहता हूँ, हम भी कहते हैं, हम भी डोगरा हैं, हम भी ये कहते हैं कि आप इस चीज़ को पढ़िए। जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस जो है ना, वो आप दुबई की फर्में लेंगी, दुबई के बिजनेसमैन लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इस्लामिक एक्सपेंशन किसने की और किसके टेनवर में हुई। अब रही बात एक मेरे मित्र, मैं उनको लाइक करता हूँ, डिसलाइक भी करता हूँ इस कंसेप्ट में, जो वो कहते हैं इस्लामिक एक्सपेंशन, इस्लामिक एक्सपेंशन, हर वक्त उनके मुंह पे यही बात चल जाती है। मैं उनको उनके जो अल्फाज हैं उनको काउंटर कर चाहता हूँ। वो कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने 97-98 में एक यहाँ पर कानून लाया था, एक कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन निकाला था, यहाँ जगह देखो जहाँ मुस्लिम माइग्रेंट की कॉलोनीज बनेगी। अगर कश्मीरी पंडित की कॉलोनीज बन सकती हैं तो मुस्लिम माइग्रेंट की क्यों नहीं कॉलोनी बन सकती थी? बिल्कुल, उन्होंने वो क्या इस देश के रहने नहीं है क्या? वो मिलिटेंटों के गोली से नहीं मरे हैं उनके परिवार? वो नहीं विक्टिमाइजेशन हुई है उनकी मिलिटेंसी से? बन सकती हैं कॉलोनी, बननी चाहिए। अगर कश्मीर में मिलिटेंट्स किसी एक फैमिली को टारगेट करते हैं, पूरी की पूरी फैमिली उन्होंने टारगेट करके मार दी हैं, तो क्या उनको कॉलोनीज नहीं मिल सकते? उनका हक नहीं जम्मू में रहने के लिए या दिल्ली में रहने के लिए? आप डाटा निकालिए, पूरी होम मिनिस्ट्री का जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, डाटा निकालिए उससे कि कितने मुसलमान अफेक्टेड हुए हैं मिलिटेंसी से, मिलिटेंटों की गोली से। चाहे वो MLA था, चाहे वो मिनिस्टर था, चाहे वो ऐसे आम शहरी था, कितने लोग मरे हैं? देखिए आप कितने मरे हैं। ये कौन सी बात हो गई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना? ये कौन सा असूल है? और इन लोगों को आप ज़्यादा इनकरेज करते हैं। इन लोगों पे क्यों नहीं ऐसा लगता है? ऐसे जो लोग इस समाज को गलत इंस्टिगेट करते हैं, गलत फैक्ट्स पे इंस्टिगेट करते हैं, कौन से हिस्टोरियन इन्होंने पढ़ी है? पहले इस्लामिक तहरीक या इस्लामिक स्टडीज़ की है इन्होंने? पढ़ा है इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है?
कौन से हिस्टोरियन ने कहा कि इस्लाम जो है टेररिज्म को फैलाता है? बताइए मुझे, कौन सा मजहब बताता है टेररिज्म के लिए? ये लोग खुद जो हैं सत्ता के पावर के भूखे हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़नी है तो लोगों को मरवा के इलेक्शन लड़नी है, कम्युनिटीज़ के डिफेंसेस को डाल के इलेक्शन लड़नी है। मैं कहता हूँ अब भी उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अब भी समझ जाओ, एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक अप्रोच से ही मसले रिजॉल्व होंगे। आपने इलेक्शन लड़नी होगी, लड़ें आप, लेकिन रिलीजन को कलर मत, रिलीजियस कलर मत दीजिएगा। रिलीजियस कलर देने से यहाँ आप डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हो बिटवीन कम्युनिटीज़। जम्मू कश्मीर का इतिहास आज का नहीं, सदियों का इतिहास रहा है कि ये एक सेकुलर स्टेट थी और सेकुलर स्टेट रहेगी। बिल्कुल। तारिक साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए, जिस तरह से आपने कल के हालात देखे, मलिक मार्केट में जो हुआ, पथराव हुआ, लोग घबराए हुए थे, डरे हुए हैं कि हमारे पड़ोस में अगर किसी का मकान टूट रहा है, बेशक वो कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी, जब उसका टूट रहा है तो वो उसका जो पड़ोसी होगा वो कैसे अपने आप को सेफ समझ पाएगा? और जब तक ये कोई ऑर्डर जो है इस तरह का कोई रिटर्न में नहीं आता है कि कौन कौन लोग जो हैं इसमें सेफ हैं? देखिए, कल का जो इंसिडेंट हुआ है सैटरडे का, हम उन लोगों के साथ जो लोग इस वक्त लोगों को ये जो इमोशंस को या लोगों को जो सेंटिमेंट्स देख के हम उनके साथ हैं, लेकिन वायलेंस के साथ हम नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल। वायलेंस किसी भी समाज में, किसी भी कंट्री में हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ लेता है। बिल्कुल। मैं पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों को एक एडवाइस करता हूँ, आपका बड़ा फ्यूचर है। ये जो चल रही है ना डिमोलिशन ड्राइव, ये आपका इम्तिहान है। आज तक दुनिया का रिकॉर्ड देख लीजिए, हिस्टोरियन की बुक्स पढ़ लीजिए, किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी हुक्मरान ने, किसी भी कम्युनिटी के साथ किसी भी हुक्मरान ने जुल्म किया, वो कम्युनिटी कमज़ोर नहीं होती कभी, वो कम्युनिटी हमेशा मजबूत होती है। बिल्कुल। ये आप पढ़ लीजिएगा ये इतिहास। ये जो यूथ डरा हुआ है ना, इनको को बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट एश्योरेंसेस दे रही है, हम देखते हैं इनकी एश्योरेंसेस, इन्होंने मीडिया में भी आके कहा, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में कोई ऑर्डर नहीं निकाल रही है। ऑर्डर निकाले नहीं निकाले, अपने जो इमोशंस हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, पेशेंस रखिए और पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, प्रोटेस्ट करिए। आप ब्लैक बैजेस लगाइए, कपड़े लगाइए, पीसफुली आप कहीं एक जगह पे बैठिए जो आपको ये डेजिग्नेट करते हैं पुलिस। बड़ी बात तो ये है ना, जो गवर्नमेंट कहती है जी प्रोटेस्ट हो रहा है जी, रास्ते रोक दिए, सड़क रोक दिए। पहले बताइए जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू सिटी के अंदर इन्होंने कौन सा डेजिग्नेट किया है प्लेस जहाँ प्रोटेस्ट करें हम? है कोई यहाँ पर? प्रेस क्लब जम्मू है, बस यही, और कोई तो नहीं है। वहाँ पे भी जगह नहीं, जगह ही नहीं है। बताइए प्लेस कौन सा उन्होंने सेलेक्ट किया है? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम रहते हैं, तो प्रोटेस्ट भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। ठीक है ना, किसी चीज़ पे हमने प्रोटेस्ट करना, ये हमारा राइट है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो हमें एक प्लेस बताएं, एक जगह बताएं, यहाँ पर ये हमें ये प्रोटेस्ट करें। जगह ही नहीं है कोई, कहाँ पे लोग बैठेंगे? फिर भी मैं वहाँ के जो एल्डर्स थे, बुजुर्ग थे, वो सामने आए, उन्होंने नौजवानों से रिक्वेस्ट भी की कि पत्थर से कुछ काम नहीं बनेगा, मत मारो। शरारती तत्व होते हैं, हर समाज में होते हैं, हम उसकी सख्त जो है उसको कंडेम करते हैं। पुलिस वाले भी हमारे लोग हैं, हम ही में से पुलिस वाले मंगे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे लोग हैं। अगर हमारे बीच में डिफरेंसेस हो जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो डिफरेंसेस बढ़ेंगे। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं रहना है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर रहना है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। मैंने फिर वही कह रहा हूँ, तशद्दुद, वायलेंस, ये हमारी डेमोक्रेसी में अलाउड नहीं है। इसको पीसफुली, इसका हल, और वो हल जो सबके लिए ठीक हो, गरीब के लिए भी हो, अमीर के लिए भी हो। बिल्कुल, सबके लिए। तारिक साहब, एक चीज़ आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, आपने बीच में कहा था कि हम चाहते हैं कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो और डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर हो। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डेमोक्रेसी नहीं है? देखिए, इस वक्त 2019 के आज तक डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ाई गई ना। मैं कहता हूँ करप्शन इतनी फैली हुई है, ये जो हमारे लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं खास तौर पर, उन्हीं से पूछिए आप, वो अपने जो भी जिस भगवान को मानते हैं ना, वो ये कहेंगे करप्शन है सियासत में कि नहीं है। बड़ी ये काम हुई है। मोदी जी जो बात करते हैं मन की बात,
मैं कहता हूँ जम्मू सूबा और कश्मीर सूबा की दिल की बात भी सुनिए। जम्मू कश्मीर पूरी रियासत इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है वो आम नागरिक जानता है क्या हो रहा है। और यहाँ डेमोक्रेसी लाने के लिए भी मैं कह रहा हूँ सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, जो प्रोफेशनल जितने भी हैं, इनको सामने आना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म में आइए, बैठिए, एक पैनल बनाइए और अपनी रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दीजिए कि भैया यहाँ इलेक्शन करवाओ और स्टेट शुड हमें वापस दो। यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, कोई ख़राब हालात नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का कहीं मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए हमारी फोर्सेस काबिल हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको काउंटर करती हैं, क्योंकि आप ये बॉर्डर स्टेट है, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ पहले भी हुई हैं, आगे भी बचने के लिए यहाँ सब कुछ अरेंजमेंट सब कुछ कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत एक उनका कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है इन एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म। तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, अपने फौजी भाइयों को, चाहे वो आर्मी में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो। तो मसला ये है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो बाहर के यहाँ पे हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये यहाँ इस रियासत को वो है खंडरात बना के छोड़ेंगे। और इस वक्त ख़ास तौर पर जम्मू के जो लोग हैं ना, जो कहते थे हमारे साथ 70 साल भेदभाव हुआ, इनको जागने की ज़रूरत है। क्यों? अगर ये नहीं जागेंगे ना तो इनको दुबई वाली फर्में ही पता लगेंगी। जब वो आएंगे ना यहाँ, फिर पता चलेगा कि कौन किसने जम्मू को मजबूत किया और किसने तोड़ा। ये मैं साफ क्लियर लफ्ज़ों में मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि दुबई की जो वो बिजनेसमैन आगे हैं, और फैसला आपका है कि इन मेमोरेंडम जो MOU साइन किया ना LG मनोज सिन्हा जी ने, और मैं ये क्लियर कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, इनमें जो स्पॉन्सर जो कोलैबोरेशन है वो रूलिंग एलीट की है। इनके कित हैं, इनकी नट स्टोर हैं इसमें। हाँ, इनके मिनिस्टरों के बच्चे यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और करेंगे। जम्मू वालों को कोई पूछने वाला नहीं है, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ। आपको पता है गैमन इंडिया है ना, वो मैक्सिमम स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है। और उधमपुर से लेके नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट बनहाल तक किसको दिया गया और किसके टेनवर में दिया गया, किसको दिया? वो ब्लैक लिस्ट गैमन इंडिया कंपनी, ठीक है। और उसमें उसका शेयर होल्डर कौन बना? रूलिंग बीजेपी के मिनिस्टर का बेटा। अब मैं उसका नाम नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो जब पार्टनर बना तो J&K में हमें भेज दी गैमन इंडिया। अब बना प्रोजेक्ट, वो चिन्नैनी से उधमपुर तक का रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है इनसे। तो ये उधमपुर से बनहाल तक कब तक करेंगे? जम्मू से उधमपुर तक अफगान कंपनी ने काम किया, कितना अच्छा बेहतरीन काम किया, क्वालिटी वर्क। क्या वो काम चिन्नैनी, उधमपुर या बनहाल तक हो रहा है? ये लोगों के सामने है ना, जो लोग चलते हैं, जो जम्मू के लोग चलते हैं, उनको पूछिए ना भाई। और बड़े जहाँ बिजनेस हैं, जहाँ जितना कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन को पूछिए किसको काम जा रहा है, कौन जहाँ पर है। आपके पास माइनिंग माफिया देखिए कौन है, लिकर का देखिए कौन सा है। आप और बिजनेस जो है ना, बिजनेसमैन जहाँ जो थे ये बेचारे लोग अब मारे जा रहे हैं। और जिस दिन जम्मू के सिटी के जो बिजनेसमैन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बाहर आना चाहिए। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने कई एजुकेशन जम्मू के लिए लड़ी हैं, आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बाहर आना पड़ेगा। जिस दिन ट्रेन कश्मीर पहुंच गई ना, जम्मू के लोगों का बिजनेस, इनको पता चल जाएगा बिजनेस कहाँ गया। इस वक्त अभी सेक्टर नहीं आई, कितना यहाँ का बिजनेसमैन अफेक्टेड हुआ है दरबार मूव नहीं होने से, कितना जहाँ जम्मू का जो है बिजनेस कम हुआ है, इकानमी कम हुई है। जिस दिन ये ट्रेन कश्मीर में पहुंच गई, फिर बताना जम्मू की डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कि बिजनेस का क्या हाल है, आपकी इकोनॉमिकली आप कितने मजबूत हुए हो। तो ये बातें जान लो, अपना फ्यूचर 50 साल आगे की सोच रखो, पीछे की सोच छोड़ दो, 50 साल आगे की सोच रखो। यहाँ मुस्लिम एक्सपेंशन नहीं होगी, ये इनकी एक एप्रीहेंशन है, इलेक्शन जीतने का एक स्टंट बना रहे हैं ये आपके पास पुरानी इंस्टेंसेस भी हैं। जितनी वायलेशन इस दौर में हो रही है ना, पिछले दौरों में कम थी। जितनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वाटर बॉडीज पे बनी है ना, मैं कह रहा हूँ जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं जम्मू सूबा के खास तौर पर, वो अपनी गिरदो निमा में देखें, अपने ऑफिस के गिरदो निमा में देखें
कि कितनी स्टेट इंक्रोचमेंट हुई है, पहले वो हटाएं। बिल्कुल 2 या 3 किलोमीटर का जो दायरा है ना डिप्टी कमिश्नर के जो अपने ऑफिस हैं या जो तहसील हेडक्वार्टर हैं, ये अपनी इंक्रोचमेंट पहले रिमूव करें, फिर बाकी जाएं। इनके ऑफिस के अंदर इंक्रोचमेंट है, तो ये लोगों की इंक्रोचमेंट को क्या कैसे रिमूव करेंगे? इनके ऑफिस की, इनकी लैंड जो है लोगों ने, जो है बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने दबा दी है, उन वो इंक्रोचमेंट मूव नहीं कर सकते और गरीब को तंग करने चले पड़े हो आप। ये कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? ये वेलफेयर स्टेट का एजेंडा हो ही नहीं सकता है। अब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ये कहीं नागपुर से तो नहीं एजेंडा आ रहा है डायरेक्ट JNK को तबाह करने के लिए। इस चीज़ को वर्कआउट करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और इस रियासत को रेस्टोर करना चाहिए। ये तो कमिटमेंट की है पार्लियामेंट के अंदर। हम तो गवर्नमेंट के साथ तब भी थे और आज भी हैं। यहाँ तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, इलेक्शन करवाइए और साथ में स्टेटहुड दीजिए। ये आपने कहा है लोगों से, वही हम मांग कर रहे हैं जो आपने हमें दिया है। ठीक है, यहाँ रही बात जॉब की और लैंड की, वो तो आपने तबाह कर दिया, आप जो मर्जी कीजिए स्टेट को। हम मेरी एक सोच है, कंस्ट्रक्टिव सोच है, मेरी एक सोच है जो जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की सोच है। अगर आपकी यही सोच है कि इन स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करने, खंडरात बनाने की, तो बनाइए जनाब, आपके पास सब कुछ है, आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में, जो मर्जी बनाइए। लेकिन दुबई की जो आप यहाँ बिजनेसमैन ला रहे हो ना, आप देखेंगे वो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ, और इससे जम्मू के सूबा के और खास तो जम्मू सिटी के कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट तारिक मुगल जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।